हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं मोटा राम हूँ, व्याख्याता रसायन विज्ञान थार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम रसायन विज्ञान का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने सांद्रता की इकाइयों पे चर्चा की थी। कंसंट्रेशन यूनिट, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता की विभिन्न इकाइयाँ क्या क्या है। एक बार मैं उन्हें उन सभी का नाम लेता हूँ, क्या आपको वो सभी इकाइयाँ याद हैं। हमने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ी थी, आयतन प्रतिशतता भी पढ़ी थी, हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी पढ़ी थी, हमने मोलरता के बारे में डिस्कस किया था, मोललता के बारे में डिस्कस किया था, हमने मोल भिन्न के बारे में डिस्कस किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट है जो अपने चैप्टर में बहुत काम आएगी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से तैयार करें। आज हम उससे कंटिन्यू आगे टॉपिक जो लेते हैं वो अपना रहेगा विलेयता। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, विलेयता। सोल्यूबिलिटी, विलेयता क्या होती है। सबसे पहले अपन एक इसे सिंपल मेथड से अपन समझें। ये मान लो अपने पास में एक कोई कांच का पात्र है। ये मान लो अपने पास में एक कांच का पात्र है और इस कांच के पात्र में हमने विलायक लिया। हमने क्या कर लिया इसमें, विलायक। ये अपन ने मान लो एक निश्चित मात्रा में विलायक को भरा और मान लो अपने पास में इसकी मात्रा एक बार के लिए 100 ml है। 100 ml अपने पास में विलायक है, अर्थात विलायक की मात्रा अपने पास में क्या है, निश्चित है। और इस विलायक का जो ताप है वो अपन ने कांस्टेंट कर दिया स्थिर। तो स्थिर ताप पर विलायक का अपने पास निश्चित आयतन है और इस निश्चित आयतन में जो विलेय की मात्रा और वो भी घुले अधिकतम, यानी विलायक के निश्चित आयतन में स्थिर ताप पर विलेय की अधिकतम जो मात्रा होती है, वो जो विलयन बनता है, वो जो अपने पास विलेय की अधिकतम मात्रा विलायक में घुलती है, वो उस विलयन की, उस ठोस पदार्थ की विलेयता कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। इसे अपन सही शब्दों में समझें तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित विलायक के 100 ग्राम आयतन में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा उस द्रव्य की विलेयता कहलाती है। क्या मतलब हुआ कि अपने पास में विलायक है, इसका आयतन निश्चित है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और इस विलायक में जो विलेय अधिकतम घुलेगा वो इस विलयन की विलेयता कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता। मान लो अपने पास में
इसमें अपन जो विलेय है वो विलेय अपन चीनी बोल रहे हैं। विलेय अपन ने क्या ले लिया? चीनी। विलायक का आयतन कितना है? 100 ml है। तो हम इसमें चीनी घोलते जाएंगे। टेम्परेचर अपने पास जल का कांस्टेंट है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसमें अधिकतम विलेय घुलेगा, उसके बाद में विलेय घुलना बंद हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुने कि एक निश्चित मात्रा घुलेगी इसमें, लेकिन उसके पश्चात इसमें जो अपन चीनी घोल रहे हैं वो घुलना बंद हो जाती है। तो वो जो अधिकतम मात्रा घुलती है उस अवस्था को क्या नाम दे दिया गया है? क्या टर्म्स बन जाएगी? सोल्यूबिलिटी, विलेयता कहलाती है। अभी देखो गर्मियों का सीजन है, अपन घर पे नींबू पानी बनाते हैं, तो अपन ने जल का आयतन मान लो घर पे निश्चित लिया है, उसमें अपन चीनी घोल रहे हैं। अपन घोलते घोलते चीनी की एक मात्रा, निश्चित मात्रा उसमें घुल पाती है, उसके पश्चात उसमें चीनी घुलना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो वो अधिकतम मात्रा जब घुलती है उस समय जो विलयन बनता है वो विलयन हमेशा संतृप्त विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे एक नया शब्द अपने पास में आता है कि संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन से मेरा तात्पर्य ये है कि जो अपने पास में स्थिर ताप पर विलायक है, उस विलायक में जो विलेय घुला हुआ है वो अधिकतम विलेय घुला हुआ है। अधिकतम विलेय यानी विलायक में जब अधिकतम विलेय घुलता है उस अवस्था को विलयन की क्या बोलते हैं? संतृप्त अवस्था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी से अपन दो शब्द और लेते हैं। ये संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो विलयन अगर अधिकतम से भी अधिक घोलने पर, तो ऐसा जो विलयन बनेगा वो बनेगा अति संतृप्त। और से बनेगा अति संतृप्त विलयन। ध्यान दें, अपने पास में है विलायक और विलायक में जो अपन विलेय घोल रहे हैं, क्या हो रहे हैं? विलेय। और वो विलेय अगर अधिकतम से भी अधिक घुला हुआ है, अधिकतम से भी अगर अपन ने उसमें अधिक विलेय डाल रखा है, अधिक विलेय घोल रखा है, इस प्रकार की विलयन की अवस्था कौन सा बन जाएगा? अति संतृप्त। और अगर अपन ने अधिकतम से कम घोल रखा है तो असंतृप्त विलयन बन जाएगा, असंतृप्त विलयन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर विलेयता के आधार पर अगर अपन देखें विलेय की कितनी मात्रा अगर उस विलायक में घुल रही है, उस हिसाब से अगर देखें तो कुल अपने पास में 3 प्रकार के विलयन सामने आ रहे हैं। पहला है अपने पास है संतृप्त विलयन, जिसमें अपन अधिकतम विलेय को घोलते हैं विलायक में। दूसरा है अति संतृप्त, अधिकतम से भी अपन ने अधिक विलेय घोल रखा है। और तीसरा अपने पास में है असंतृप्त विलयन, जिसको अगर अपन कहें कि जो अपने पास में विलायक है और उस विलायक में जो हम विलेय घोल रहे हैं, अगर वो विलेय अधिकतम से कम है, जितना घुलना चाहिए था, अगर उससे कम मात्रा अगर अपन ने घोल रखी है, ऐसा जो विलयन बनेगा वो हमेशा असंतृप्त विलयन कहलाता है। अधिकतम मात्रा से अगर अपन ने कम विलेय को घोल रखा है, ऐसा विलयन हमेशा कौन सा कहलाएगा? क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। तो ये 3 प्रकार के विलयन बने। संतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। एक बार अपन पुनः इसे परिभाषा को समझते हैं कि विलेयता या सोल्यूबिलिटी क्या होती है। अपने पास में अगर विलेय की निश्चित मात्रा है और उस निश्चित मात्रा में अगर अपन विलेय की अधिकतम मात्रा घोलते हैं, उस अवस्था में जो विलयन बनेगा वो संतृप्त विलयन बनेगा। अर्थात स्थिर ताप पर विलायक के 100 ग्राम द्रव्य आयतन में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा हमेशा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। और अधिकतम जब मात्रा घुलेगी उस समय जो विलयन बनेगा अपने पास में
वो कौन सा बनेगा, संतृप्त विलयन। अर्थात विलायक में विलय अपन घोल रहे हैं और वो अगर अधिकतम घुला हुआ है, अति संतृप्त, अगर अपन कई बार चीनी पानी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, चीनी को जब पानी में घोलते हैं, उस दौरान अगर अपन ने विलायक में, पानी में अगर जितनी चीनी घुलनी चाहिए उससे अगर अपन ने अधिक घोल रखी है तो वो चीनी एक निश्चित मात्रा घुलेगी, बाकी इस पात्र में बेंदी में जमा हो जाएगी। ऐसा द्रव्य बनेगा उसको हम बोल देंगे अति संतृप्त। और जितनी घुलनी चाहिए थी उससे भी अगर अपन ने कम घोल रखी है तो ऐसा द्रव्य बनेगा वो क्या बनेगा, असंतृप्त। अर्थात मैं ये कह दूं कि एक गिलास अपने पास में या 100 ml अपने पास में विलायक है, उसमें अपन ने आधी चम्मच अगर चीनी डाली है तो वो तुरंत घुल जाएगी। अर्थात जितनी घुलनी चाहिए थी उससे अपन ने कम विलय की मात्रा डाल रखी है तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो देखो विलयता क्या होती है अच्छे से अपन ने समझा है। संतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो ये थी अपने पास में विलेयता या सोल्यूबिलिटी क्या होती है। इसके पश्चात अपन अलग अलग प्रकार के पदार्थों में विलेयता देखेंगे कि अगर अपने पास में ठोस विलेय है और द्रव विलायक है उसमें अपन किस प्रकार से विलेयता को समझें। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि ठोस विलेय है और द्रव विलायक है, उसमें विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से वो कारक हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता। सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास में ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। तो ठोस की जो द्रव में विलेयता है इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास में ठोस तो विलेय है और द्रव अपने पास में विलायक है। यानी ये अपन ने विलायक ले लिया, ये अपने पास में क्या है विलायक, और इसमें जो हम विलेय घोल रहे हैं वो कौन सी फेज में है, कौन सी अवस्था में है, ठोस में है। ये है अपने पास में विलेय। अब हमें देखना है कि जो ठोस है उसकी द्रवों में जो विलेयता है उसको ऐसे कौन कौन से जो कारक हैं वो विशेषतः प्रभावित करते हैं। तो ठोस की द्रवों में विलेयता क्या अर्थ होगा कि अपने पास में स्थिर ताप पर, किस टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित आयतन अर्थात 100 ml आयतन में कितना अधिकतम विलेय घुला हुआ है वह हमेशा ठोस की द्रव्य में विलेयता कहलाती है। वो कौन कौन से विशेष कारक हैं जो हमेशा ठोस की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करते हैं। ठोस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हम देख रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो हमेशा एक ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। अर्थात जो विलेय कण ठोस फेज में ले रहे हैं किसमें बोल रहे हैं, विलायक में, कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो वो कौन कौन से कारक होंगे जो एक ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं विलेय, ठोस और विलायक की प्रकृति। सबसे पहला जो अपने पास में कारक रहेगा कि विलेय, ठोस एवं विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। सबसे पहला कारक जो एक ठोस विलेय को द्रव में विलेयता से प्रभावित करता है, विलेय, ठोस और विलायक की प्रकृति किस प्रकार की है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो विलेय है, अगर अपने पास में विलेय है और उसकी प्रकृति कैसी है
आयनिक प्रकृति। कौन सी प्रकृति का है? आयनिक। अगर अपने पास में ठोस है, विलेय जो अपन ले रहे हैं वो किस अवस्था में है? आयनिक। आयनिक का मतलब होता है जो आसानी से अपने आयनों में वियोजित हो जाए। अगर अपन विलेय ले रहे हैं वो हमेशा आयनिक है, और जो हम विलायक ले रहे हैं, विलायक ले रहे हैं, जो विलायक है अपने पास में उसकी प्रकृति किस प्रकार की है? ध्रुवीय विलायक है। किस प्रकृति का है? ध्रुवीय है। सॉल्वेंट कौन सा अपने पास में? ध्रुवीय सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। तो विलेय आयनिक, जैसे अपन एक एग्जांपल देखें कि जैसे मान लो अपने पास में NaCl है, या फिर KCl है, या फिर KNO3 है। ये इस प्रकार के आयनिक ठोस हैं जो तुरंत अगर अपन विलायक, और विलायक वो ध्रुवीय है, वो विलायक अपन ने क्या ले रखा है? जल। जैसे अपन घर पर NaCl सोडियम क्लोराइड है, NaCl जो साधारण नमक होता है, उसको अगर अपन पानी में डालते हैं तो तुरंत घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्रुवीय विलायक में जैसे अपन आयनिक ठोस को डालेंगे तो तुरंत वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। क्या क्या ऐसे कारण हैं? पहला कारक जो इसकी विशेष व्यवस्था के कारण, अर्थात क्यों बोलता है? क्योंकि हमेशा उस ध्रुवीय विलायक के साथ में द्विध्रुव अंतःक्रियाएं, द्विध्रुव अंतःक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती है। आयन द्विध्रुव अंतःक्रियाएं, कौन सी? आयन द्विध्रुव अंतःक्रियाएं। और कौन से वो कारक हैं जो इसको आसानी से घोलने में सहायता करते हैं? ऐसे कोई भी आयनिक ठोस जिसकी हमेशा जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान कम हो, और ऐसे आयनिक ठोस जिनकी जल योजन ऊर्जा का मान, जल योजन ऊर्जा का मान अधिक हो। कौन से वो आयनिक ठोस हैं जो आसानी से घुल पाते हैं? दो विशेष कारक जिनके लिए जालक ऊर्जा का मान कम हो, अर्थात जिसको अपन जल में डालेंगे इस NaCl को, KCl को, तुरंत अपने आयनों में टूट जाएगा। और जलयोजन ऊर्जा का मतलब कि जो आयन है उसको आसानी से जल के अणु तुरंत घेर के उसको अंदर अपने घोल लेते हैं। तो ऐसे कोई भी ठोस जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम हो, जिनके लिए जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक हो, वो आसानी से ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। विलेयता का विशेष सिद्धांत चलता है। कोई भी अपन विलेयता देखें तो एक विशेष कॉन्सेप्ट चलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। क्या मतलब अब ये विद्यार्थी इसका? ये एक सोल्यूबिलिटी में सिद्धांत चलता है, कॉन्सेप्ट चलता है कि कौन ठोस घुल पाएगा, किस प्रकार के विलेय घुल पाएंगे, किस प्रकार के नहीं घुल पाएंगे। तो अगर अपने पास में आयनिक ठोस हैं, कौन से ठोस हैं? आयनिक ठोस, तो हमेशा वे ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। कौन से विलायकों में? ध्रुवीय विलायकों में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके आयन द्विध्रुव अंतःक्रियाएं होती हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जालक ऊर्जा का मान कम होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके लिए जल ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो NaCl, KCl, KNO3, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये इस प्रकार के आयनिक ठोस हैं जो आसानी से ध्रुवीय विलायक जैसे जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो किस प्रकार का अपने पास विलेय है, किस प्रकार विलेय की प्रकृति है, इस पर डिपेंड करता है कि वो घुल पाएगा या नहीं घुल पाएगा। अगर मान लो कुछ इस प्रकार के ठोस जो अध्रुवीय हैं, कौन से ठोस? अध्रुवीय ठोस। फॉर एग्जांपल जैसे I2 है, आयोडीन, जैसे सल्फर है, इस प्रकार के S8, I2, S8, ये इस प्रकार के ठोस हैं जो अध्रुवीय ठोसों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो हमेशा इस प्रकार के जो ठोस होंगे
वो अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। अध्रुवीय विलायक किसमें घुल पाएंगे? अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे CCl4, जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इस प्रकार के ठोस हैं जिनको हम अध्रुवीय, और देखो यहाँ पे अध्रुवीय ठोस है, अध्रुवीय विलायक समान समान को घोलता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय बंध ठोस कह सकते हैं। इसीलिए विलेयता का सिद्धांत चलता है, और वो सिद्धांत है क्या है? समान समान को घोलता है। अगर एक ध्रुवीय ठोस है तो ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा, और अगर अध्रुवीय ठोस है तो हमेशा अध्रुवीय विलायकों में घुलता है। तो ये पहला कारक है कि ठोस जो अपन विलेय के रूप में ले रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, जो हम विलायक ले रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि आसानी से कि कोई भी ठोस कब घुल पाएगा कब नहीं घुल पाएगा। तो अगर वो ध्रुवीय ठोस है तो ध्रुवीय विलायकों में घुल जाएगा, और अगर अध्रुवीय ठोस है तो अध्रुवीय विलायकों में घुल जाएगा। अर्थात हम कहें कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। यहाँ पर अपने को ध्रुवीय के एग्जाम्पल, अध्रुवीय के एग्जाम्पल अपने ध्यान में चाहिए। जैसे ध्रुवीय ठोस कौन से होंगे? जैसे मैं कहूँ NaCl, KCl, KNO3। अध्रुवीय ठोस कौन से होंगे? I2 और S8। दूसरा जो अपने पास में कारक आता है वो अपने पास में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक है, वो है ताप, टेम्परेचर। ताप किस प्रकार से एक ठोस विलेय को द्रव में घुलने से प्रभावित करता है। तो दूसरा अपने पास में जो पॉइंट रहेगा विलेयता को प्रभावित करने वाले, ठोस की तरह विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में, वो है अपने पास में ताप, टेम्परेचर। तो देखो विद्यार्थी, अपने पास में ताप है, किस प्रकार से एक ठोस को जो द्रव में घुल रहा है किस प्रकार से प्रभावित करेगा। अपन ने अभी भी देखा था कि जितने भी संतृप्त विलयन होते हैं, संतृप्त विलयन का अर्थ अभी अपन ने समझा था कि जो विलायक है उस विलायक में ठोस की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। अधिकतम मात्रा अगर घुली हुई होगी तो ऐसा जो विलयन बनेगा विलेय और विलायक से, वो हमेशा संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो हमेशा अपने पास में अगर अविलेय ठोस है, विलेय किसमें है? ठोस अवस्था में, उसको हमने किसमें डाला? विलायक में डाला। तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा? विलयन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विलयन। और उस विलयन के बनने के दौरान हमेशा एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा प्लस माइनस किलो कैलोरी, अर्थात यहाँ पे दो प्रकार के विलयन लेंगे कि विलेय को अपन जब विलायक में घोल रहे हैं, क्या विलायक उष्मा का अवशोषण कर रहा है, क्या विलायक उष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। तो ऐसे सभी ठोस जिसको अगर अपन जल में घोलते हैं उस दौरान हमेशा अगर ऊर्जा अवशोषित होती है, क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित। एक विशेष सिद्धांत चलता है ला सातालीय सिद्धांत। ला सातालीय नियम के अकॉर्डिंग, ला सातालीय सिद्धांत क्या है नियम? अगर किसी भी विलयन है, किसी भी स्थिति में अगर अपन ताप दाब सांद्रता में अगर परिवर्तन करते हैं तो हमेशा उससे का प्रभाव उस दिशा में विस्थापित होता है, जिस दिशा में विस्थापित होने से उसका प्रभाव हमेशा के लिए साम्य है, वो विस्थापित हो जाएगा। अगर दिशा में क्रिया चली तो उपस्थ दिशा में शुरू हो जाएगी, उपस्थ दिशा में चली तो वो अगर दिशा में, अगर किसी प्रक्रम में ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य हमेशा उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर विस्थापित होने से उसका प्रभाव समाप्त हो जाए, अर्थात उत्पाद बना अभिकारकों में शुरू हो जाएंगे, अभिकारक वापिस से उत्पाद में।
तो अगर अपन ताप में परिवर्तन करते हैं तो लासातले सिद्धांत के अनुसार अगर वह प्रक्रम ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, अर्थात जो एंथैल्पी परिवर्तन है अगर इस टर्म्स में आ रहा है तो हमेशा वह ऊर्जा का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। और उस स्थिति में अगर अपन ताप बढ़ाते हैं, ताप अगर अपन बढ़ाते हैं तो विलेय ठोस की विलेयता में भी हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है, विलेयता में भी वृद्धि। अगर अपने पास में विलेय ठोस विलायक में घोल रहे हैं, जो विलयन बन रहा है, अगर उसके दौरान ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऐसे सभी के सभी जो ठोस रहेंगे वो हमेशा अपने पास में ऊर्जा अवशोषित करने के कारण हमेशा ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता में भी हमेशा वृद्धि होती है। कुछ एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे देखें, जैसे NH4OH, जैसे KCl है, जैसे KI है, जैसे AgNO3 है, जैसे NaNO3 है, ये सारे वो विलेय ठोस हैं जिनको अगर अपन जल में घोलते हैं उस दौरान ऊर्जा का अवशोषण होता है और ताप बढ़ाने पर विलेयता में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, विलेयता में वृद्धि होती है। NH4OH नहीं, NH4Cl। सोडियम अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, AgNO3 को क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, और NaNO3 क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट। तो ये सारे के सारे वो एग्जांपल हैं, वो विलेय ठोस हैं जो अगर अपन विलायक में घोलेंगे तो हमेशा उष्मा का अवशोषण होगा, तो जितना अपन ताप बढ़ाएंगे विलेयता में उतनी ही वृद्धि होती है। लेकिन कुछ ठोस इस प्रकार के होते हैं जिनको घोलने पर, फॉर एग्जांपल NH4OH है, La2SO4 है, लिथियम सल्फेट है, या फिर CH3COO का होल ट्वाइस, Ca है, कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या लिथियम सल्फेट है, लिथियम सल्फेट है। इस प्रकार के जो भी ठोस होंगे उनको अगर अपन जल में घोलते हैं हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन। तो उस स्थिति में हमेशा जितना अपन ताप बढ़ाएंगे हमेशा विलेयता में उतनी ही कमी आती है, विलेयता में क्या होगी, कमी होगी। ऐसे सभी प्रक्रम जिसमें विलेय ठोस है उसको विलायक में घोलने पर अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी प्रक्रम अगर वहां पे होता है तो जितना अपन ताप बढ़ाएंगे विलेयता में उतनी ही कमी आएगी। तो यहाँ पे अगर अपन ताप का प्रभाव देखें, दो प्रकार का प्रभाव स्पष्ट हो रहा है, या तो उष्माशोषी प्रक्रम है या उष्माक्षेपी प्रक्रम है। उष्माशोषी प्रक्रम है, जितना अपन ताप बढ़ाएंगे विलेयता उतनी ही बढ़ेगी, और क्षेपीय प्रक्रम है, शोषी में क्षेपीय प्रक्रम है तो हमेशा ताप बढ़ाने पर विलेयता में हमेशा कमी आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी विलेय ठोस हैं जिसमें अगर अपन देखें एक निश्चित ताप तक तो हमेशा विलेयता में वृद्धि होती है, उसके पश्चात विलेयता में कमी होती है। एक विशेष एग्जाम्पल अपने को दे रखा है यहाँ पे, और वो एग्जाम्पल अपने पास में Na2SO4.10H2O, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूबर लवण, ग्लूबरे लवण। ये ग्लूबर लवण एक इस प्रकार का विलेय ठोस है जो हमेशा 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक हमेशा उसकी विलेयता में वृद्धि होगी। विलेयता में क्या होगी है, अगर मान लो अपने पास में सोडियम सल्फेट है 10H2O ग्लूबर लवण है, अगर उसको अपन 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते जाएंगे हमेशा उसकी विलेयता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। लेकिन जैसे ही 32.4 से अगर टेम्परेचर को ऊपर लेके जाते हैं तो हमेशा विलेयता में क्या होती है, विलेयता में कमी आना शुरू हो जाती है, अर्थात विलेय घुलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे से अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका हमेशा निर्जलन होता है। जब क्रिस्टलन
जो जल है वो पृथक हो जाता है, और क्रिस्टलन जल पृथक होने के कारण जो जल है वो बाहर निकल जाता है किस ताप से ऊपर, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो हमेशा विलेयता में कमी आती है। तो ग्लूबर लवण सोडियम सल्फेट जो 10H2O है, ग्लूबर लवण जिसको 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो हमेशा विलेयता में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन जैसे ही 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर अपन टेम्परेचर को थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाएंगे, विलेयता में वापस क्या शुरू हो जाएगी, कमी शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर 32.4 से ऊपर लेके जाएंगे, जो जल है वो बाहर निकल जाएगा, अर्थात निचलन हो जाएगा, क्रिस्टलन हो जाएगा इसका, और उस स्थिति में हमेशा इसकी विलेयता में कमी आती है। तो एक विशेष एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लूबरी लवण। तो हमने विलेयता देखी, और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं, विलेय की प्रकृति कैसी है और विलय की प्रकृति कैसी है। विलेय ठोस और विलय की प्रकृति। दूसरा है अपने पास में ताप। विलेय ठोस और विलय की प्रकृति में एक ही सिद्धांत चलता है, समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय उसमें ठोस आसानी से घुल जाएंगे, और अध्रुवीय ठोस है तो अध्रुवीय विलायक को आसानी से घुल जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। दूसरा जो मुख्य कारक है वो कौन सा है, ताप का है। ताप में हमने देखा है कि वास्तव में ताप एक विशेष परिस्थितियों में, अगर ऊष्माक्षेपीय प्रक्रम है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तो ऊष्माक्षेपीय प्रक्रम में हमेशा विलेयता जैसे ताप बढ़ाएंगे घटती जाएगी। और अगर उसमें शोषित प्रक्रम है, कुछ विशेष एग्जाम्पल अगर अपन देखें, अपने पास में ग्लूबर लवण का एग्जाम्पल है कि किस ताप तक, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में निश्चित विलेयता बढ़ती है। जैसे इस ताप से अगर अपन ऊपर ताप लेके जाएंगे तो हमेशा विलेयता में कमी आती है। कारण एक ही है, इसका जल का क्या होता है, निचलन, अर्थात जल बाहर निकल जाता है और इसका घूमना क्या है, बंद हो जाता है। तो आज हमने देखा विलेयता। इस विलेयता में सबसे पहला पॉइंट कि ठोस द्रव्य में, जो ठोस है उसकी द्रव्य में विलेयता और उस विलेयता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आसानी से इसको लिखें, समझें। अपन आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।